नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। झारखंड में लंबे अंतराल के बाद आखिरकार नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे, जबकि मतगणना 27 फरवरी को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य के सभी 48 नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू होगी। इस दिन से उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 6 फरवरी को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तय की गई है। इसके बाद 7 फरवरी को उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चुनाव चिन्ह के माध्यम से जो भी प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ेंगे और जो भी मतदाता है इसी चुनाव चिन्ह पर अपना मत देंगे। इसके बाद राज्य के सभी 48 शहरी स्थानीय निकायों में एक ही चरण में 23 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक रहेगा। 27 फरवरी को मतगणना की जाएगी और उसी दिन चुनाव प्रक्रिया घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे। आपको बता दें कि बैलेट पेपर को लेकर कहीं ना कहीं ये असमंजस थी और लगातार ये भी मांगे उठ रही थी कि जो बैलेट पेपर की जगह इस बार ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया जाए। तमाम लोग ये भी कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक पक्ष ये भी था कि बैलेट पेपर के ही आधार पर यह चुनाव हो। तो इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने यही फैसला लिया है कि जो निकाय चुनाव है बैलेट पेपर के आधार पर ही हो। वहीं अगर हम बात करें तो आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नगर निगम चुनाव में नोटा का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। यह बहुत बड़ी बात है, यानी मतदाताओं को उपलब्ध उम्मीदवारों में से ही किसी एक को मतदान करना होगा। राज्य में पहली बार सभी नगर निकायों में एससी, एसटी और महिलाओं के अलावा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है और कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये इस बार के चुनाव को अलग बनाता है। आखिरकार इतने लंबे समय के अंतराल के बाद ये जो बिगुल बजा है तो कहीं ना कहीं ये फैसला बड़ा है। आगे बात करें तो हम झारखंड में जिन 48 शहरी निकायों में चुनाव कराए जाएंगे उनमें 9 निगम की सीटें हैं, यानी 9 नगर निगम की है और 20 नगर परिषद हैं और 19 नगर पंचायत शामिल है। आपको बता दें कि जनसंख्या के अनुसार इनका निर्धारण किया जाता है कि कौन सी जगह निगम में आती है, कौन सी नगर परिषद में और कौन सी नगर पंचायत में। तो ये जनसंख्या के आधार पर कहीं ना कहीं निर्धारित की जाती है और अभी तक की अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार ही झारखंड में जो ये चीज़ें चली आ रही हैं ये बरकरार है और उसके आधार पर 9 निगम की सीटें हैं और 20 नगर परिषद की, जबकि 19 नगर पंचायत की। वहीं अगर हम बात करें तो इस बार नगर निकायों के अंतर्गत 1087 वार्ड शामिल है। झारखंड के सभी नगर निकायों में लंबे समय से चुनाव लंबित है। इन नगर निकायों में 13 ऐसे हैं जहां 2020 से ही चुनाव लंबित है, जबकि रांची सहित शेष अन्य नगर निगम एवं निकायों में 2022 से चुनाव नहीं हुए थे। कहीं ना कहीं इस पल का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, चाहे प्रत्याशी हो या फिर नेता हो या फिर जनता हो। लगातार निगम की जो ये चुनावी प्रक्रिया होती है उसका इंतजार कर रहे थे और चुनावी बिगुल बजने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार चुनावी बिगुल बज चुका है और राज्य भर में जो आचार संहिता है वो लग चुकी है और अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। नामांकन की प्रक्रिया हम आपको बता दें कि 29 से शुरू होगी और 4 फरवरी तक चलेगी। तो अब जितने भी प्रत्याशी हैं वो कल से यानी गुरुवार से नामांकन कर सकेंगे और एक के बाद एक जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें शामिल हो पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, आपको समझने वाली बात यह होगी कि जो धनबाद नगर निगम है कहीं ना कहीं ये सीट हमेशा से चर्चा का विषय बना रहता है। यहाँ से तमाम बड़े नेता आते हैं और तमाम बड़े प्रत्याशी खड़े होते हैं और यहाँ पर कुल वार्डों की अगर संख्या की बात करें तो 55 वार्ड है और जो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प रहते हैं। इसके अलावा धनबाद जिले के अंतर्गत ही चिरकुंडा नगर परिषद आता है। ये क्षेत्र भी काफ़ी चर्चा का विषय रहता है और यहाँ पर भी अच्छी खासी टक्कर देखने को मिलती है। धनबाद की अगर हम बात कर रहे थे तो धनबाद में ये हमें जानना जरूरी होगा कि मेयर पद को लेकर अभी से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने फिर से दावा ठोक दिया है, वहीं पूर्व विधायक संजीव सिंह ने भी चुनाव लड़ने का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी रायशुमारी कर रही है, उसके बाद हो सके वो मेयर पद के चुनाव पर उतर सकते हैं और धनबाद में एक नया अध्याय लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं
ये जो चर्चाएं हैं वो अब तेज हो चुकी है और इसके अलावा भी 25 ऐसे मजबूत दावेदार हैं जो इस बार के मेयर चुनाव में लड़ सकते हैं। यानी धनबाद में इस बार का मेयर चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है और अपने आप में ये लोग अभी से इसको दिलचस्प देखते नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है और ये बड़ी बात है कि एक ही दिन में ये मतदान हो जाएगा और मतगणना 27 फरवरी को होगी। लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दें कि निकाय जो चुनाव है उसे समझना भी आपको काफ़ी जरूरी है, क्योंकि कल राज्य निर्वाचन आयोग ने एक लंबी प्रेस वार्ता की और 12 पन्नों का एक पीडीएफ जारी किया, जिसके तहत निकाय चुनाव से संबंधित जो तमाम जानकारियां होती है उसे उपलब्ध कराया गया था। और वही जानकारियों को हम आपके सामने उसी पीडीएफ को लेकर मौजूद है, यानी मिरर मीडिया का स्पेशल एपिसोड बही खाता को लेकर हम मौजूद है और इस पीडीएफ के माध्यम से हम आपको एक एक तथ्य बताएंगे, एक एक चुनाव की प्रक्रिया बताएंगे, चाहे वो प्रत्याशी से संबंधित हो या फिर जनता से संबंधित हो, चाहे वो मतदाता से संबंधित हो या जो भी मेयर पद के प्रत्याशी हो या तमाम लोगों से संबंधित हो। इसमें वो सभी जानकारी दी हुई है जिसके मदद से प्रत्याशी हो या जनता हो वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्याशी भी अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसमें स्पष्ट तौर पर वो जानकारियां दी हैं, वो तमाम चीजें दी हैं जो कि इस निकाय चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम एक के बाद एक नजर डालते हैं और झारखंड में, जैसा कि मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि झारखंड में 48 निकायों पर निकायों पर चुनाव होने वाला है, जिसमें से 9 निगम की सीटें हैं, 20 नगर परिषद की सीटें हैं और जबकि 19 नगर पंचायती की सीटें, और इन पर 23 को मतदान होने वाले हैं, 27 को मतगणना होने वाली। ये चीज़ें तो स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन मैं इस जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो ये लेखा जोखा है, 12 पन्नों का जो ये पीडीएफ है ये जारी किया गया है, इसको मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बार तिथि को मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये तिथि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और यही तिथि डिसाइड करेंगी कि अलग अलग जिलों का मेयर कौन होगा, अलग अलग इलाकों का वार्ड पार्षद कौन होगा और किसकी किस्मत 27 फरवरी को तय होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिले में आदर्श जो आचार संहिता है या राज्य में जो आचार संहिता है वो 28 जनवरी यानी आज से लागू हो चुकी है। अब जो भी प्रक्रिया होगी एक के बाद एक अब इसके बाद शुरू होंगी। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की जो शुरुआत होती है यहीं से होती है और आज से ये चीज हो चुकी है। ठीक है, अगर हम आगे की तिथियों की बात करें तो 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक का वो डेट है जिसमें जितने भी प्रत्याशी हैं वो नामांकन कर सकते हैं। तो ये डेट काफ़ी अपने आप में प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण है और तमाम प्रत्याशी, अगर हम बात करें तो झारखंड के तमाम जिलों के प्रत्याशी अभी से एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी कमर कस ली है और कल से ये जो प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगी। आपको अलग अलग जिलों में बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपना नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देंगे और 4 फरवरी तक ये जारी रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो नाम की जो एक समीक्षा होती है, नाम की जो समीक्षा होती है वो समीक्षा 5 फरवरी को चलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 5 फरवरी को वो जैसे नामांकन 4 फरवरी तक हो गई, नाम की जो समीक्षा होगी वो अधिकारियों द्वारा किया जाएगा कि आखिरकार जो आपने एक दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं वो दस्तावेज कहां से उपलब्ध कराए हैं, कितनी सत्यता है, उसकी जांच होगी और उस दस्तावेज के आधार पर आपकी जो समीक्षा की प्रक्रिया है वो की जाएगी। अगर उसके बाद हम बात करें तो 6 फरवरी ये भी डेट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। और एक डेट है 7 फरवरी, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है क्योंकि इस डेट में चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और चुनाव चिन्ह की जो आवंटन की प्रक्रिया है ये 7 फरवरी को सभी राज्य के सभी निकायों में एक साथ की जाएगी और इसी चिन्ह के माध्यम से जो भी प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ेंगे और मतदाता इसी पर अपना मत डालेंगे। और एक डेट है 23 फरवरी का, ये डेट जिसका इंतजार सभी को रहता है और यही वो डेट है 23 फरवरी, यानी 23 फरवरी को सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो तय होगी और मतदाता अपने लोकतंत्र की शुरुआत करेंगे, यानी लोकतंत्र के पहले जो चरण मानी जाती है निकाय चुनाव उसकी शुरुआत करेंगे और एक के बाद एक करेंगे।
उसके बाद अगर मतगणना की बात करें तो मतगणना 27 फरवरी को होगी। ये तो बात रही है आपकी पूरे राज्य की निकाय चुनाव की। लेकिन कहीं ना कहीं धनबाद की, जैसे कि हम बात कर रहे थे, धनबाद अपने आप में चर्चा का विषय रहता है। और धनबाद के अगर निगम की सीटों की बात करें तो धनबाद निगम में 55 ऐसे वार्ड हैं जिस पर इस बार के चुनाव होने वाले हैं। तो 55 वार्ड में चुनाव लड़े जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो मतदाताओं की संख्या कुल मतदाता केंद्रों की संख्या कुल 974 है, यानी अपने आप में ये बड़ी मात्रा है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 47,1279 है। पुरुषों की संख्या की, अगर महिलाओं की संख्या की अगर बात करें तो 42,6724 है। इसके अलावा तृतीय लिंग की बात करें तो 33 है। तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या है अपने आप में बड़ी है। और आपको बता दें कि ये जो संख्या है ये 2011 की जनगणना के अनुसार तय की गई है, यानी अभी जो जनगणना है वो अभी हुई नहीं है। केंद्र सरकार ने इसकी जनगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है, लेकिन जो ये अभी जो चुनावी हो रही है, चुनावी प्रक्रिया है, ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार ही तय की गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। और जो थर्ड जेंडर है उनका भी रोल अहम होने वाला है, उनकी जो संख्या है वो 23 है। ठीक है। और अगर हम बात करें कुल जनसंख्या की तो धनबाद में 79,59,136 यानी कुल मतदाता निकाय चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मतदाता भी अब कमर कस चुके हैं। तो ये हम बात कर रहे थे धनबाद की, और यहाँ पर नगर निकाय चुनाव की बात कर रहे थे। और ये क्षेत्र जो है अपने आप में चर्चा का विषय रहता है, चूंकि ये भी एक निकाय चुनाव का हिस्सा है। लेकिन अगर हम तमाम, जैसे कि मैं बोल रहा था आपको, यहाँ पे ये भी हमें समझना होगा कि जैसे कि मैं तमाम चाहे निगम क्षेत्र की बात कर रहा हूँ या नगर परिषद क्षेत्र की बात कर रहा हूँ या नगर पंचायतों की बात कर रहा हूँ, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि 9 जो है निगम है, 19 जो है वो नगर पंचायतें हैं, उसके बाद जो 20 है वो नगर परिषद की है सीटें। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, और यहाँ पर आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार झारखंड के वो कौन से शहर है जो 9 निगम क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में आपको मैं ये बता दूं कि जो मेदिनीपुर है वो नगर निगम है, उसके अलावा हाजीपुर नगर निगम है, गिरिडीह नगर निगम है, देवघर नगर निगम है, धनबाद नगर निगम है, चास नगर निगम है और रांची नगर निगम है। इसके अलावा आदित्यपुर नगर निगम है और मानगो नगर निगम है। तो कहीं ना कहीं नगर निगमों की संख्या अगर हम बात करें तो जो झारखंड में 9 नगर निगम है, और ये तमाम वो जो बड़े क्षेत्र हैं, बड़े जिले आते हैं, इन नगर निगम है। और इसकी जो एक निर्धारण प्रक्रिया होती है, ये भी आपको जानने की जरूरत है कि जो निर्धारण प्रक्रिया होती है वो जनसंख्या के आधार पर की जा सकती है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर नगर निगम का निर्धारण होता है। तो कहीं ना कहीं इन जो जगहों का मैं नाम ले रहा हूँ, इन जो क्षेत्रों का नाम ले रहा हूँ, इन क्षेत्रों में वो जनसंख्या है, तभी उसके आधार पर इन्हें निगम क्षेत्र बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो डेटा है वो तैयार किया गया है, चूंकि अभी जो नई जनगणना है उसकी प्रक्रिया शुरू है। अब हम बात करेंगे नगर परिषदों की, ठीक है, और उसके बाद नगर पंचायतों की भी हम बात करेंगे। तो नगर परिषद की हम बात करें तो नगर परिषद में गढ़वा नगर परिषद कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो झारखंड में कुल 20 नगर परिषद है, और इनमें से गढ़वा नगर परिषद शामिल है, विश्रामपुर नगर परिषद शामिल है, चतरा नगर परिषद शामिल है, झुमरी तलैया नगर परिषद, मधुपुर नगर परिषद, गोड्डा नगर परिषद, साहेबगंज नगर परिषद, उसके बाद पाकुड़ नगर परिषद, दुमका नगर परिषद, मिहिजाम नगर परिषद, सिरकुंडा नगर परिषद, फुसरो नगर परिषद, रामगढ़ नगर परिषद, लोहरदग्गा नगर परिषद, इसके अलावा गुमला नगर परिषद, सिमडेगा नगर परिषद, चक्रधरपुर नगर परिषद, चाईबासा नगर परिषद, कपाली नगर परिषद और जुगलसलाई नगर परिषद शामिल है। तो ये थी नगर परिषदों की बात। कहीं ना कहीं ये नगर परिषद ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, और यहाँ भी शहरी निकाय होती है, क्योंकि मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि इसकी जो निर्धारण होती है वो जनसंख्या के आधार पर होती है। 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर नगर निगम हो जाते हैं, उसके बाद नगर परिषद होते हैं, और उसके बाद नगर पंचायतें होती हैं, और तमाम जो यहाँ पर वार्ड मेंबर होते हैं वो इसके डेवलपमेंट की देख रेख करते हैं, चाहे वहाँ पर मूलभूत सुविधा हो उसकी बात की जाती है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक बार हमें नगर पंचायतों की सीटों पर भी नज़र डालनी चाहिए। अगर नगर पंचायतों की बात करें तो श्री वंशीधर नगर पंचायत, महुआ नगर पंचायत,
हुसैनाबाद नगर पंचायत, छतरपुर नगर पंचायत, लातेहार नगर पंचायत, कोडरमा नगर पंचायत, डोमचाक नगर पंचायत, बड़की सरैया नगर पंचायत, धनवार नगर पंचायत, महागमा नगर पंचायत, राजमहल नगर पंचायत, बरहवा नगर पंचायत, बासुकीनाथ नगर पंचायत, जमताड़ा नगर पंचायत, बुड्डू नगर पंचायत और खूंटी नगर पंचायत। इसके अलावा सरायकेला नगर पंचायत और चकुलिया नगर पंचायत शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ये हम जारी किए गए। लेकिन अब हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार किन क्षेत्रों में कितनी वार्डों की संख्या है, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि ये जो वार्डों का भी निर्धारण होता है वो जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। तो अगर हम बात करें मेदिनीनगर नगर निगम की बात करें तो यहाँ वार्डों की अगर कुल संख्या की बात करें तो ये 35 है, यानी यहाँ पर 35 वार्ड बनाए गए हैं और यहाँ से अलग अलग चुनाव लड़े जाएंगे और आखिरकार इस जिले से मेयर का चयन होगा। और अगर हम अगले निगम की ओर देखें तो हजारीबाग नगर निगम, इसकी अगर वार्डों की संख्या बात करें तो यहाँ पर 36 वार्डों की संख्या है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसे ही तैयार किया गया है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि 2011 की जनगणना के आधार पर ये चुनाव हो रहा है और जो जनगणना की प्रक्रिया है वो जारी है। अगर हम अगले निगम की ओर नजर डालें तो गिरिडीह नगर निगम, यहाँ पर वार्डों की संख्या है तो यहाँ पर वार्डों की संख्या भी 36 ही है। उसके बाद देवघर नगर निगम, यहाँ पर भी वार्डों की संख्या 36 है। तो यानी गिरिडीह, देवघर और हजारीबाग, ये 3 नगर निगम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वार्डों की संख्या 36 है। इसके बाद अगर हम बात करें धनबाद नगर निगम, चास नगर निगम की, तो धनबाद नगर निगम में 55 वार्डों की संख्या है। तो अपने आप में बड़ा नगर निगम क्षेत्र है और 55 वार्डों की संख्या अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी आबादी है, जिसकी वजह से इसे 55 वार्डों में विस्तारित किया गया है और यहाँ से कहीं ना कहीं मेयर पद का जो चुनाव होगा वो निर्धारण किया जाएगा और शहर का जो मेयर होगा वो मिलेगा और लोकतंत्र की एक जो मजबूत नींव है वो रखी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें चास नगर निगम, तो चास नगर निगम यानी ये बोकारो जिले का हिस्सा है और इसमें 35 हैं जो कि वार्डों की संख्या है। इसके अलावा रांची नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर 53 वार्डों की संख्या है और आदित्यपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ भी 35 वार्डों की संख्या है और मानगो नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर 36 वार्डों की संख्या है। यानी अगर हम बात करें तो वार्डों की संख्या के आधार पर अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो धनबाद का ये, क्योंकि धनबाद में 55 वार्ड है, जबकि दूसरे नंबर पर रांची आता है और रांची में 53 वार्ड है। तो कहीं ना कहीं धनबाद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और हम लगातार इसलिए भी धनबाद की चर्चा करें। इसके बाद अगर हम बात करें गढ़वा नगर परिषदों की बात करें, एक बार वहाँ भी अगर वार्डों की बात करें तो गढ़वा नगर परिषद है, वहाँ पर वार्डों की संख्या 21 है। इसके बाद विश्रामपुर नगर परिषद, यहाँ पर जो वार्डों की संख्या है वो 20 है। चतरा नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर वार्डों की संख्या 22 है। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर भी वार्डों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर भी किया गया है। इसके बाद मधुपुर नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर वार्डों की संख्या 23 है। गोड्डा नगर परिषद की ओर रुख डालें तो यहाँ पर 21 है। इसके अलावा साहेबगंज नगर परिषद की बात करें या पाकुड़ नगर परिषद की बात करें तो साहेबगंज में 28 है, जबकि पाकुड़ में 21 है। तो ये क्षेत्र भी कहीं ना कहीं जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया गया है। और आगे अगर हम रुख डालें तो दुमका नगर परिषदों की संख्या भी 21 है और मिहिजाम नगर परिषद की संख्या 20 है। और इसके बाद धनबाद की हम बात करते हो तो धनबाद जिले में चिरकुंडा आता है, चिरकुंडा नगर परिषद आता है और चिरकुंडा नगर परिषद की अगर बात करें तो यहाँ पर वार्डों की संख्या 21 है। इसके बाद अगर हम बात करें फुसरो नगर परिषद तो यहाँ पर 28 है और रामगढ़ नगर परिषद, जो कि कहीं ना कहीं बड़ी बात है और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर जो संख्या है वो 32 है। तो अब तक की जितने नगर परिषद है इसमें कहीं ना कहीं रामगढ़ में वार्डों की संख्या काफ़ी ज़्यादा अधिक है, यानी 32 है। लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में 23 है और गुमला नगर परिषद की बात करें तो गुमला में 22 है। इसके अलावा सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा नगर परिषद में 20 है, जबकि चकरधरपुर नगर परिषद में यह संख्या 23 है। इसके अलावा चाईबासा नगर परिषद की ओर रुख डाले या फिर कपाली नगर परिषद की रुख डाले तो इन दोनों में समान तौर पर 21-21 वार्डों का निर्धारण किया गया है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा जुगलसराय नगर परिषद, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है और ऐसे में यहाँ पर की जो संख्या है वो
वार्डों की संख्या जो है वो 22 है। तो यानी कुल मिलाकर अगर नगर परिषदों की बात करें तो यहाँ पर नगर परिषदों में रामगढ़ में वार्डों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा अधिक है, यानी रामगढ़ में सबसे ज़्यादा 32 वार्ड हैं और यहाँ पर ये सबसे बड़ा क्षेत्र माना जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नगर पंचायतों की ओर एक बार रुख करें और नगर पंचायतों में वार्डों की संख्या का आकलन करें तो श्री बंसीधर नगर पंचायत जो है यहाँ पर वार्डों की संख्या जो है वो 17 है। इसके अलावा मझियाओं नगर पंचायतों में की ओर देखें तो यहाँ पर उसकी संख्या 12 है। हुसैनाबाद नगर पंचायत की बात करें तो 16 है और हरियरगंज नगर पंचायत, छतरपुर नगर पंचायत, इन दोनों को मिलाकर बात करें तो यहाँ पर 16 वार्ड हैं। लातेहार नगर पंचायत और कोडरमा नगर पंचायत, यहाँ पर वार्डों की संख्या 15-15 की ये में डिवाइड की गई है, यानी 15 यहाँ पर वार्ड है। इसके अलावा डोमचाक नगर पंचायत में 14 हैं, बड़की सरैया नगर पंचायत में 12 हैं। उसके अलावा धनबाद नगर पंचायत में 11 हैं, महागमा नगर पंचायत में 17 हैं, राजमहल नगर पंचायत में 14 हैं, जबकि बरहवा नगर पंचायत में 14 हैं। इसके अलावा बासुकीनाथ नगर पंचायत की ओर रुख डाले या जामताड़ा नगर पंचायत की रुख डाले तो बासुकीनाथ में 12 है वार्डों की संख्या, जबकि जामताड़ा में 16 है। उसके बाद एक सीट जो काफ़ी नगर पंचायत में चर्चा है और इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, वो है बूडू नगर पंचायत। बूडू नगर पंचायत में अगर वार्डों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर वो 13 है, जबकि खूंटी नगर पंचायत की अगर बात करें तो वो 19 है। इसके अलावा सरायकेला नगर पंचायत और चकुलिया नगर पंचायत है, जिसमें सरायकेला में 11 वार्ड है, जबकि चकुलिया में 12 वार्ड है। तो ये थे नगर पंचायतों की बात कर रहे थे। और हम नगर पंचायतों में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हुसैनाबाद नगर पंचायत, हरिगंज नगर पंचायत, छतरपुर नगर पंचायत अपने आप में बड़े माने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वार्डों की संख्या है वो सबसे अधिक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम निगम की बात कर रहे थे और उसके बाद निगम परिषद की बात कर रहे थे और नगर पंचायतों की बात कर रहे थे, हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार किस क्षेत्र में कितने वार्डों की संख्या है। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं के लिए भी एक जानकारी हम लेके आए हैं, एक के बाद एक हम आपको जानकारी दे रहे हैं और मतदाताओं की ये जानकारी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे है कि लोकतंत्र की, जैसा कि मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि लोकतंत्र की जो शुरुआत होती है वो निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, उसी के आधार पर की जाती है और इसमें वोटिंग के जरिए वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने जो निजी मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो उसका चुनाव करते हैं। क्योंकि एमएलए का चुनाव हो या फिर एमपी का चुनाव हो वो राज्य या फिर देश के मद्देनजर किया जाता है, लेकिन निकाय या पंचायत का चुनाव हो वो अपने निजी मुद्दे को लेकर किया जाता है, यानी सड़क जिससे आप डायरेक्ट प्रभावित होते हैं, नाली, जल, ये सब मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं ये चुनाव किया जाता है। तो ऐसे में वोट का जो डालने की प्रक्रिया होती है ये अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में मतदाताओं के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है एक स्पेशली एक दस्तावेज लेके आया है, जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी 18 से अधिक उम्र के मतदाता हैं वो अपने वोटर आईडी के आधार पर वोट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी स्थिति आती है जिनके पास वोटर आईडी कार्ड ना हो, उनका नाम हो वोटर आईडी कार्ड में लेकिन उनके पास वो कार्ड नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में उनके लिए 12 ऐसे वैकल्पिक दस्तावेज लेके आई है राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका इस्तेमाल करके वह वोट कर सकते हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग ने इसे जारी किया है और सबसे पहला दस्तावेज तो जैसा कि इपिक नंबर रहता है आपका, यानी वोटर आईडी कार्ड रहता है, इसके जरिए आप वोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो युक्त मतदाता पर्ची, यानी देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक वोटर कार्ड होता है जो सभी के पास रहता है, जो कि निर्वाचन आयोग जारी करता है, लेकिन एक पर्ची आती है जो ठीक चुनाव से पहले आती है, वो पर्ची के आधार पर भी आप वोट डाल सकते हैं। ये निर्वाचन आयोग द्वारा ही जारी की जाती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है पासपोर्ट के जरिए भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरण, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा प्रमाण पत्र के जरिए भी आप वोट डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दस्तावेज है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि
कोई सरकारी कार्यालय हो या फिर मान्यता प्राप्त प्राइवेट एजेंसी हो या लिमिटेड कंपनियां हो, उनके जो कर्मी हैं उनको एक आईडी कार्ड जारी किया जाता है। वो आईडी कार्ड कहीं ना कहीं उनके पहचान के लिए जारी किया जाता है और वो फोटो युक्त होना चाहिए, यानी उसमें फोटो रहना चाहिए। उसके आधार पर भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बैंक, डाकघर द्वारा जारी किए फोटोयुक्त पासबुक के जरिए भी आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा है और एक के बाद एक जो जानकारी है वो साझा की है। इसके अलावा आयकर पहचान पत्र यानी पैन कार्ड के जरिए भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आधार कार्ड जो कि आज अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आईडी प्रूफ है, वो आधार कार्ड ही माना जा सकता है, क्योंकि बच्चे से लेकर सभी तक ये आसानी से अवेलेबल रहता है और इसका उपयोग हर एक स्तर पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड को भी प्राथमिकता दिया है और आधार कार्ड के जरिए भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम रुख डालें तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एमपीआर के जरिए भी आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रकार का ये रजिस्टर होता है और इसमें आपकी जो जनगणना होती है उसको लिखा जाता है और एक नंबर जारी होता है, उसके जरिए भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, इसके थ्रू भी आप वोटिंग का अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना, स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, तो कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल कर आप अपने मताधिकार का आराम से प्रयोग कर सकते हैं और लोकतंत्र का हिस्सा बन सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं सभी का ध्यान रखा है और इसी ध्यान के आधार पर उन्होंने अलग अलग दस्तावेज किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया ना हो और एक भी व्यक्ति इस महापर्व से अछूता ना रह जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐतिहासिक फैसला भी है कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 में नोटा का विकल्प नहीं रहेगा। ये आपको जानने की ज़रूरत है क्योंकि नोटा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा देखा जाता है चाहे एमपी का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो, वहाँ पर एक नोटा की प्रक्रिया होती है, यानी अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग छाप रहते हैं और उसके बाद नीचे में एक नोटा की प्रक्रिया रहती है जिसके आधार पर आपके पास विकल्प रहता है कि आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है और आपने नोटा का इस्तेमाल कर लोकतंत्र में का पर्व का हिस्सा तो बना लेकिन किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। लेकिन इस बार बड़े बदलाव किए गए हैं और ये बड़े बदलाव में ये है कि इस बार जो नोटा का विकल्प है वो नहीं रहेगा, यानी अगर आप वोट देने जाते हैं तो आपको किसी भी एक प्रत्याशी को वोट देना ही पड़ेगा और लोकतंत्र में शामिल होना पड़ेगा। तो ये बड़ा बदलाव है और ये सभी मतदाताओं को जानने की ज़रूरत है और ये तमाम जो बड़े फैसले हैं वो हम बता रहे हैं, चाहे आपको वोटर कार्ड से संबंधित हो या वोट देने से संबंधित हो या वोट देने के टाइम की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित हो। आचार संहिता की बात करें तो आचार संहिता लागू हो चुका है और इसके जरिए भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें आयोग द्वारा प्रेस नोट के माध्यम से निर्वाचन की घोषणा के साथ ही सभी नगर पालिकाओं जिसमें पंचायत कनेक्टमेंट क्षेत्र छोड़कर जहां आम निर्वाचन कराया जाना है आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका। यानी जितने भी 48 नगर पालिका हैं वहाँ पर पंचायत जो क्षेत्र होते हैं उसे छोड़कर जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ आचार संहिता लागू हो गया है। एक के बाद एक हम रुक कर रहे थे और आपको बता रहे हैं और इसके आधार पर अगर हम एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें और ये जानकारी कहीं ना कहीं जितने भी प्रत्याशी हैं उनके लिए है। अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही जैसा कि मैं बोल रहा हूँ इसे तैयार किया गया है और 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या में नगर निगम क्षेत्र है और इस नगर निगम क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्र में जो महापौर है या अध्यक्ष का चुनाव है लड़ेंगे वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा का व्यय नहीं कर सकते। साफ तौर पर निर्वाचन आयोग ने पैसे को लेकर यहाँ पर निर्धारण कर दिया है और इसमें यही कहा है कि जितने पैसे निर्धारित है उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में 10 लाख से कम की जनसंख्या है वहाँ पर महापौर हो या अध्यक्ष हो वो 15 लाख रुपए से अधिक का व्यय नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो नियम है ये वार्ड पार्षदों पर भी बराबरी से लागू होता है और यही बात है कि 10 लाख से अधिक संख्या वाले जो जनसंख्या वाले क्षेत्र है वहाँ पर वार्ड पार्षद है वो 5 लाख
रुपए से अधिक का व्यय नहीं कर सकते। इसके अलावा 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 3 लाख रुपए से अधिक का व्यय नहीं कर सकते। तो ये जानकारी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण थी और इसे जानना उन्हें जरूरी है। इसके अलावा अगर नगर परिषद की बात करें तो 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में जो महापौर या अध्यक्ष है वो 10 लाख रुपए से अधिक का व्यय नहीं कर सकते। यह जानकारी आप जान लें और नोट कर लें, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर यह जानकारी जारी कर दी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले नगर परिषद क्षेत्र में जो महापौर या अध्यक्ष है वो 6 लाख रुपए से अधिक का व्यय नहीं कर सकते। उसके अलावा वार्डों, यहाँ भी सेम वार्ड पार्षद के लिए भी नियम लागू हैं और उनके लिए 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में 2 लाख रुपए निर्धारित कर दिए गए हैं। यानी वो लोग 2 लाख रुपए से अधिक का खर्च नहीं कर सकते वार्ड पार्षद। और उसके अलावा अगर हम बात करें 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले, तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी वार्ड पार्षदों को भी निर्धारण व्यय का तय कर दिया गया है, इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते। जब निगम और परिषद की बात हो तो पंचायत की भी बात होगी, और पंचायत में अगर बात करें तो 12,000 या उससे अधिक तथा 40,000 से कम की जो जनसंख्या है वहां पर नगर पंचायत है, और ऐसे में उनके लिए महापौर और अध्यक्ष है वो 5 लाख रुपए से अधिक का व्यय नहीं कर सकते। इसके अलावा जो वार्ड पार्षद है वो यहाँ पर 1 लाख रुपए से अधिक का व्यय नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है, और इसके साथ ही एक नोट भी जारी किया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें साफ तौर पर एक निर्देश किया गया है कि सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी की जाएगी। तो अपने आप में ये बड़ी बात है, चाहे जो भी चुनाव से प्रक्रिया की संबंधित हो उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, चाहे एक के बाद एक प्रक्रिया होती है, मतगणना की प्रक्रिया हो या मतदान की प्रक्रिया हो या नामांकन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे साफ तौर पर यही कहा गया कि सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त इस परियोजन पर्याप्त संख्या में वीडियोग्राफी दलों का गठन करेंगे। यानी ये काम कहीं ना कहीं जिला उपायुक्त को दे गया है और जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी वही रहते हैं। ऐसे में बड़ी बात है। वीडियोग्राफी किए जाने वाले आयोजनों में नाम निर्देशन दाखिल करना, उनकी समीक्षा करना, प्रचार प्रसार अभियान के दौरान महत्वपूर्ण बैठक, सभा, जुलूस, मतगणना आदि शामिल है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पर आयोजनों का भी निर्धारण कर दिया गया है कि प्रचार प्रसार करना, बैठकें, सभा, जुलूस, मतगणना आदि शामिल है। तो बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वीडियोग्राफी की जो प्रक्रिया है वो भी की जाएगी, और साफ तौर पर यहाँ पर यही संदेश दिया गया है। इन जो 12 पन्ने के पेज है, ये PDF जो जारी किया गया है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं और इसमें एक एक जानकारी दे रहे हैं ताकि हमारे जो मतदाता हैं और झारखंड के जो मतदाता है वो किसी भी प्रक्रिया से छूटे ना और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि धनबाद में 55 वार्डों की संख्या है, तो ये संख्या अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर मैं जिलेवार आपको बताऊं कि कहाँ पर क्या है, कितने नगर पंचायत है और कितने नगर परिषद है और कितने निगम है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे एक बार हमें रुख डालना चाहिए। यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर लिखा है कि जिलेवार नगर पालिकाओं की सूची वार्डों की संख्या के साथ जहाँ निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिला दिया हुआ है, नंबर 1 जिला में जो है वो गढ़वा है। गढ़वा में नगर निगम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या नगर निगम की इतनी नहीं होगी, तो यहाँ पर नगर निगम नहीं है। गढ़वा की अगर बात करें तो गढ़वा नगर परिषद है, और इसके अलावा यहाँ पर 2 नगर पंचायत हैं, जिसमें श्री वंशीधर नगर पंचायत और मझीगांव नगर पंचायत है। और कुल अगर हम माने यहाँ पर कुल नगर पालिकाओं की अगर वार्डों की संख्या माने तो यहाँ पर 50 है। यानी 3 नगर पालिकाएं संख्या अगर यहाँ है, एक गढ़वा नगर परिषद, वंशीधर नगर पंचायत, मझीगांव नगर पंचायत, इन तीनों को मिलाकर अगर माने तो यहाँ पर वार्डों की जो संख्या है वो 50 है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है गढ़वा, और गढ़वा के मतदाता भी अपने मताधिकार का निकलकर प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हो। बात करें अगर पलामू की, तो पलामू में मेदिनी नगर निगम, ये नगर निगम क्षेत्र में आता है, और इसके बाद ये इस जिले में नगर परिषद की संख्या 1 है, विश्रामपुर नगर परिषद है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर नगर पंचायतों की बात करें तो हुसैनाबाद नगर पंचायत है, हरिगंज नगर पंचायत है और छतरपुर नगर पंचायत है। और इन 5 नगर पालिकाओं की मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर वार्डों की जो कुल संख्या है वो 103 है।
तो आप अच्छी तरीके से समझ लिए। हमारा प्रयास है कि हम आपको एक एक जानकारी अच्छी तरीके से समझाएं और आपके ज़िले से संबंधित जो भी जानकारी हो वो आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो जी। और अगर हम बात करें लातेहार की, लातेहार में नगर निगम नहीं है, और लातेहार की अगर बात करें तो वहाँ पर नगर परिषद भी नहीं है, चूँकि वहाँ की जनसंख्या थोड़ी कम है। ऐसे में लातेहार में लातेहार नगर पंचायत है, यानी यहाँ पर केवल नगर पंचायत ही है। और यहाँ की अगर बात करें तो वार्डों की संख्या 15 है। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है लातेहार। और चूंकि यहाँ पर नगर निगम और नगर परिषद दोनों ही नहीं है, यहाँ पर नगर पंचायत है। ठीक है। चतरा, चतरा की बात करें तो चतरा भी नगर निगम नहीं है, चतरा नगर परिषद क्षेत्र में आता है। और नगर परिषद की, और यहाँ पर अगर नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर नगर पंचायत भी नहीं है, तो चतरा में केवल नगर परिषद ही। और इसमें अगर वार्डों की कुल संख्या की बात करें तो वार्डों की संख्या 22 है। इसके बाद हजारीबाग की बात करेंगे। हजारीबाग चूंकि बड़ा शहर है और यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है, ऐसे में यहाँ पर नगर निगम है, यानी हजारीबाग नगर निगम है। और इसके अलावा यहाँ पर नगर परिषद या फिर नगर पंचायत नहीं है। ऐसे में हजारीबाग केवल नगर निगम ही है। और ऐसे में यहाँ की वार्डों की संख्या की बात करें तो वो 36 है। तो तमाम हम आपको वो लिस्ट बता रहे हैं और एक के बाद एक जानकारी दे रहे हैं। कोडरमा की ओर रुख करेंगे तो कोडरमा नगर निगम नहीं है चूंकि, तो यहाँ पर नगर परिषद है, और उस नगर परिषद का नाम है झुमरी तलैया नगर परिषद। इसके अलावा यहाँ के नगर पंचायतों की ओर रुख करें तो कोडरमा नगर पंचायत, डोमचाक नगर पंचायत शामिल है। और इन तीनों को अगर मिला के बात करें तो यहाँ पर वार्डों की संख्या 57 है। तो अपने आप में भी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में जनसंख्या काफ़ी अच्छी है, इसलिए यहाँ पर निगम है, यानी गिरिडीह नगर निगम है। इसके बाद नगर परिषद यहाँ पर नहीं है, जबकि यहाँ पर नगर पंचायत है। और यहाँ की जो नगर पंचायत है गिरिडीह में जो शामिल है, बड़की सरैया नगर पंचायत और धनवार नगर पंचायत। इनकी अगर बात करें तो ये तीनों क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनके वार्डों की संख्या की बात करें तो वो 59 है, यानी 59 है। तो इन क्षेत्रों में भी काफ़ी अधिक वार्डों की संख्या है। और गिरिडीह अपने आप में एक नगर निगम है। ठीक है। देवघर की बात करें तो देवघर भी नगर निगम क्षेत्र में आता है। और देवघर में नगर परिषद की बात करें तो मधुपुर नगर परिषद इसके अंतर्गत आता है। और नगर पंचायतों की बात करें तो नगर पंचायत यहाँ भी नहीं है। और देवघर की बात जैसा कि मैं कर रहा था, गिरिडीह और देवघर चूंकि आपस बगल बगल के जिले हैं, ऐसे में यहाँ के वार्डों की संख्या भी बात करें तो वो भी बराबर ही है, यानी यहाँ भी 59 ही है। यानी कि गिरिडीह और जो देवघर है वो दोनों में वार्डों की संख्या बराबर है, अगर हम उसके नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्रों की मिलाकर बात करें तो। ठीक है। गोड्डा की बात करें तो गोड्डा को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि गोड्डा में नगर निगम नहीं है। ऐसे में गोड्डा में नगर परिषद है। और यहाँ पर पंचायतों की बात करें तो यहाँ पर महानमा पंचायत आता है गोड्डा जिले के अंतर्गत। और इन दोनों को मिलाकर बात करें तो इन दोनों को मिलाकर 38 वार्डों की संख्या है यहाँ पर। उसके बाद रुख करेंगे साहेबगंज जिले का। साहेबगंज जिले में भी नगर निगम नहीं है, यहाँ साहेबगंज नगर परिषद है। और पंचायतों की बात करें तो राजमहल नगर पंचायत है और बरवा नगर पंचायत है। और इन तीनों को मिलाकर वार्डों की संख्या 56 हो जाती है। तो एक के बाद एक हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद हम डालें रुख पाकुड़ पर एक बार नज़र डालें तो पाकुड़ में भी नगर निगम नहीं है, पाकुड़ में नगर परिषद है और यहाँ पर नगर पंचायत भी नहीं है, यानी नगर परिषद ही है केवल पाकुड़ में। और इसके वार्डों की संख्या पर एक बार नज़र डालें तो वो टोटल वार्डों की संख्या 21 है। उसके अलावा दुमका भी नगर निगम नहीं है, दुमका नगर परिषद है। और दुमका जिले के अंतर्गत बासुकीनाथ नगर पंचायत आता है, यानी बाबा बासुकीनाथ की नगरी। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ आए दिन श्रावणी मेला जो रहता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसका आनंद लेते हैं। और व्यवस्थाओं का जो एक इंतजाम है कहीं ना कहीं नगर पंचायत और नगर परिषद की ही जिम्मेदारी रहती है। तो ऐसे में ये इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ वो तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर वहाँ के प्रतिनिधि मजबूत होंगे तभी उन्हें व्यवस्थाओं का अच्छा लाभ मिलेगा और वहाँ का डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये क्षेत्र अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम दुमका की बात करें तो दुमका में दोनों नगर पालिका को मिलाकर 33 वार्डों की संख्या है। रुख करेंगे जामताड़ा का। जामताड़ा नगर निगम नहीं है और यहाँ पर मिहिजाम नगर परिषद है। और इसके अलावा पंचायत अगर बात करें तो जामताड़ा नगर पंचायत है और इन दोनों को मिलाकर 36 वार्ड यहाँ पर मौजूद है।
धनबाद, जैसा कि मैं बोल रहा था, धनबाद अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि धनबाद में अगर वार्डों की संख्या की बात करें, निगम क्षेत्र की, केवल निगम की बात करें, तो यहाँ पर 55 वार्ड है, यानी जितने भी नगर निगम है सबसे अधिक है। तो धनबाद की बात करें तो धनबाद नगर निगम है। और यहाँ की अगर नगर परिषद की बात करें तो चिरकुंडा नगर परिषद इसके अंतर्गत आता है, धनबाद जिले के अंतर्गत, और यहाँ पर नगर पंचायत नहीं है। ऐसे में ये दोनों क्षेत्रों को अगर मिला के बात करें तो वार्डों की जो संख्या है वो 76 है, यानी अब तक के सबसे ज़्यादा वार्डों की संख्या यहाँ पर है। रुक करेंगे बोकारो का, तो बोकारो के अंतर्गत 4 नगर निगम आता है और इसके अंतर्गत नगर परिषद की जो संख्या है वो फुसरो नगर परिषद है, ठीक है। और यहाँ पर भी नगर पंचायत नहीं है। ऐसे में इन दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है वो 63 बनती है, यानी 63 बनती है, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ की बात करें, रामगढ़ नगर परिषद नहीं है। और जैसा कि मैं रामगढ़ को लेकर बोल रहा था, यहाँ का चुनाव अक्सर चर्चा का विषय रहता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, एमपी हो, एमएलए हो, पंचायत के चुनाव हो या निकाय के चुनाव हो, हमेशा चर्चा का विषय रहता है। और ऐसे में यहाँ की बात करें तो यहाँ पर रामगढ़ नगर परिषद है और यहाँ की वार्डों की संख्या की बात करें तो वो 32 है। एक नज़र हमें लोहरदगा पे डालना पड़ेगा। लोहरदगा में भी नगर निगम नहीं है, यहाँ लोहरदगा नगर परिषद है और यहाँ पर नगर पंचायत भी नहीं है। ऐसे में यहाँ की जो वार्डों की संख्या है वो 23 है। लोहरदगा के बाद गुमला की बात करेंगे तो गुमला नगर निगम नहीं है, गुमला नगर परिषद है और यहाँ भी नगर पंचायत नहीं है। ऐसे में यहाँ की जो संख्या है वार्डों की वो 22 है। एक के बाद एक हम एक सीरीज के आधार पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब हम आपको लिए चलते हैं, खूंटी लिए चलते हैं। और खूंटी जो कि राजधानी रांची से महज कुछ ही दूरी पे है और अपने आप में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में खूंटी नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना ही निगम है और ना ही परिषद है, यहाँ पर पंचायत है। और इसके वार्डों की संख्या की बात करें तो 19 है। रांची, रांची यानी राजधानी, सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे चर्चा, किसी भी राज्य की राजधानी चर्चा का विषय रहती है। तमाम आला अधिकारी सीएम से लेके गवर्नर तक वहाँ बैठते हैं, उनके आवास होते हैं। ऐसे में उस क्षेत्र का डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि राज्य से बाहर के लोग भी वहाँ आते हैं, विदेशी लोग भी वहाँ आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो या विकास हो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में रांची खुद में नगर निगम है और यहाँ पर नगर परिषद नहीं है, यहाँ पर एक पंचायत है, नगर पंचायत, उसका बुंडू नगर पंचायत है। और इन दोनों को मिला के बात करें तो यहाँ पर वार्डों की संख्या 66 है, यानी 53 निगम की सीटें हैं और बाकी वो मिला के बुंडू नगर पंचायत की कुल सीटें 66 है। सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा नगर निगम नहीं है, सिमडेगा नगर परिषद है और इसकी संख्या की वार्डों की संख्या की बात करें तो 20 है। उसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम, या ये भी नगर निगम नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम में 2 नगर परिषद आते हैं, क्षेत्र आते हैं, जिसमें चक्रधरपुर नगर परिषद शामिल है और चाईबासा नगर परिषद शामिल है। और यहाँ पर अगर बात करें नगर पंचायतों की तो वो भी नहीं है। और इनको मिलाकर अगर हम बात करें तो 44 जो है वार्डों की संख्या हो जाती है, इन दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो। इसके अलावा सरायकेला जिला जो है अपने आप में चर्चा का विषय रहता है और कहीं ना कहीं इसकी बात करें तो ये आदित्यपुर नगर निगम इसके अंतर्गत आता है। और इसमें अगर परिषद की बात करें तो कपारी नगर परिषद शामिल है, जबकि पंचायत की बात करें तो सरायकेला नगर पंचायत शामिल है। इन तीनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो 67 वार्ड की संख्या हो जाती है यहाँ पर, यानी 67 हो जाती है। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो इसके अंतर्गत मानगो नगर निगम आता है और इसके अंतर्गत परिषद की बात करें तो जुगलसराय परिषद आता है और पंचायत में चकुलिया नगर पंचायत शामिल है। और इन तीनों को मिलाकर बात करें तो यहाँ पर वार्डों की संख्या जो कुल हो जाती है वो 70 हो जाती है। तो इस कदर हम आपको बता रहे थे कि किस कदर कितने ज़िले हैं और कितने वार्ड है और कितने ज़िले में कौन सी परिषद आते हैं, कौन से पंचायत आते हैं और कितने ज़िले में निगम क्षेत्र है। ऐसे में अगर हम बात करें तो धनबाद में ही सबसे ज़्यादा वार्डों की संख्या हो जाती है, वो है 76। इसलिए धनबाद अपने आप में चर्चा का विषय रहता है और जनसंख्या के आधार पर ये जो संख्या है वो तय की जाती है। तो एक के बाद एक हम इस बही खाता के जरिए हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे और ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप तैयार हो जाइए इस निगम के चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर और 23 फरवरी को खुलकर मतदान कीजिए और अपने निकाय का जो क्षेत्र में
चुनाव होता है उसका चयन कीजिए। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये एक के बाद एक अब शुरू हो चुकी है। राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है और कल से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और प्रत्याशियों ने अभी से जो तैयारी होती है एक वो कर दी है और एक के बाद एक, जैसा कि मैं आपको एक तारीख बता रहा था, उस तारीख के बाद तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, चाहे नामांकन की तारीख हो या नामांकन वापस लेने की तारीख हो या चिन्ह आवंटित करने की तारीख हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तारीख तो 23 फरवरी का रहने वाला है, क्योंकि 23 फरवरी को लोकतंत्र की जो एक नींव होती है वो रखी जाती है। लोकतंत्र की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं पंचायत और निकाय चुनाव से होती है। तो इस चीज़ की शुरुआत एक पहली जो सीढ़ी होती है वो यहीं से सीढ़ी होती है। तो 23 फरवरी का दिन वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है जिसमें जितने भी मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जल से लेकर सड़क तक अलग अलग मुद्दों पर मतदान करेंगे। इसके अलावा 27 फरवरी के दिन मतगणना होगी और उसी दिन तय होगा कि कौन से जिले में, कौन से निगम में किसे मेयर पद के लिए चुना है और किसके सर पर मेयर पद का ताज सजा है और वार्डों की जो संख्या होती है, कौन से वार्ड में कौन प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने जनता को लुभाने में कामयाब रहे हैं। तो ऐसे में तमाम मुद्दों पर वोट डालेंगे जाएंगे और ऐसे में मिरर मीडिया भी लगातार आपसे यही अपील करेगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और तमाम प्रत्याशियों को पहचानने का प्रयास करें। ऐसे आकलन करें कि कौन से प्रत्याशी आपके जो समस्या है उसका समाधान कर पाएंगे, क्योंकि मैदान में तमाम प्रत्याशी उतरेंगे। ऐसे में तय आपको करना है कि कौन से प्रत्याशी सही में आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन मिरर मीडिया आपसे यही अपील करेगा कि जो 23 फरवरी की मतदान की दिन है उस दिन बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने और लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है उसमें भाग ले। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही है। हमको आशा है कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा और हमारा प्रयास आपको पसंद आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही लगातार हम आपको निगम चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों से अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।